हाँ जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 151। अब ये देख के भी बड़ा प्यारा लग रहा होगा, 151 सेक्शन का नंबर है और इस सेक्शन का नाम है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। अब ये अपने आप में बहुत यूनिक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रह जाता है क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है स्मॉल शेयर होल्डर्स की, ताकि उनका जो इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर वो प्रॉपरली प्रोटेक्टेड रहे और उसके लिए वो चाहते हैं कि वो इलेक्ट करें एक डायरेक्टर को कंपनी के अंदर। और इसके जो प्रोविजंस हैं वो आपको बताए गए हैं सेक्शन 151 के अंदर कि किस किस सिनेरियो में ऐसा पॉसिबल है और उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर अपनाने होते हैं। ठीक है सर। अच्छा जी, ये जो सेक्शन है ये एप्लीकेबल किसके ऊपर होता है? ये होता है सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल। मतलब कि जो सेक्शन 151 है ये एप्लीकेबल होगा सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर? लिस्टेड कंपनी के ऊपर। अदर देन लिस्टेड कंपनी के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है सर। चलिए, तो कुछ कंडीशंस इसके देखेंगे कि कितने स्मॉल शेयर होल्डर होते हैं, कौन स्मॉल शेयर होल्डर होता है, किसको कहते हैं कि हाँ जी ये लोग स्मॉल शेयर होल्डर्स की कैटेगरी में आते हैं और वो कितने डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। तो कितने डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 151 ऑफ एक्ट, अ लिस्टेड कंपनी मे हैव वन डायरेक्टर इलेक्टेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर्स। एक डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं कौन? स्मॉल शेयर होल्डर्स। दिस प्रोविजन इनेबल्स द स्मॉल शेयर होल्डर टू प्लेस देयर रिप्रेजेंटेटिव on the board of directors of a listed company so that their voice is also listened effectively। मतलब कि स्मॉल शेयर होल्डर है उनकी आवाज दब ना जाए, उनकी बातों को भी प्रॉपरली सुना जाए, इसलिए वो चाहते हैं कि वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव एज अ डायरेक्टर बोर्ड के अंदर बिठा दे ताकि उनकी भी बात सुनी जाए और उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई बदतमीजी ना हो। ओके जी, किसको कहेंगे सर स्मॉल शेयर होल्डर? तो स्मॉल शेयर होल्डर कहते हैं उनको जिनके पास 20,000 से ज्यादा के शेयर्स नहीं होते। मतलब द टर्म स्मॉल शेयर होल्डर्स मीन्स अ शेयर होल्डर होल्डिंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू नॉट मोर देन 20,000 और सच अदर सम एज मे प्रिस्क्राइब। तो ये प्रिस्क्राइब को तो छोड़ दो, फिलहाल आपको ध्यान रखना है 20,000 की। अगर किसी के पास 20,000 से कम के शेयर्स हैं, मतलब जो वो शेयर्स होल्ड करता है उसकी नॉमिनल वैल्यू अगर 20,000 से कम है तो वो व्यक्ति कहलाएगा हमारा क्या? स्मॉल शेयर होल्डर्स। ठीक है सर। नाउ अब किस तरीके से इनकी अपॉइंटमेंट होगी और क्या इसके टर्म्स और कंडीशंस होंगे वो ऑब्वियसली बात है सेक्शन में नहीं दिया गया है, वो दिया गया है हमारे रूल नंबर 7 के अंदर। रूल नंबर 7 आपके सारे प्रोविजंस को डिस्कस करता है कि भैया किस तरीके से अपॉइंटमेंट होगी, उस अपॉइंटमेंट के क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे और वो सारी चीजों को बताया गया है रूल नंबर 7 के अंदर। तो क्या रूल नंबर 7 कहता है? सबसे पहला कि स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड ऑफ देयर डायरेक्टर। मतलब कि कितने शेयर होल्डर होने चाहिए जो जिनके कहने पे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा। ध्यान रखना, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। ठीक है ना। तो कितने ऐसे शेयर होल्डर स्मॉल शेयर होल्डर होंगे? स्मॉल शेयर होल्डर ऐसे कितने होंगे जिनके निवेदन के बाद स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा। तो उसकी क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए? तो क्या कहा जा रहा है? लिस्टेड कंपनी में अपॉन नोटिस ऑफ नॉट लेस देन, मतलब कि कुछ लोग हैं स्मॉल शेयर होल्डर के ग्रुप में, ये नोटिस देंगे। किसको नोटिस देंगे? लिस्टेड कंपनी को। और कितने होने चाहिए? तो नॉट लेस देन 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर्स विच एवर इज लोअर। मतलब कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उसके 1/10 हो या फिर 1,000 हो, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा। सपोज करो कि कंपनी के अंदर शेयर होल्डर है 500, तो 500 का 1/10 क्या हो जाएगा आपका? 50। और यहां क्या है आपका? 1,000। तो विच एवर इज लोअर क्या? 50। तो आपका रिजल्ट क्या है? 50। तो 50 से कम नहीं होने चाहिए, 50 से ज्यादा लोग आपको क्या देंगे? नोटिस। आपको बोले तो लिस्टेड कंपनी को क्या देंगे? नोटिस कीजिए, हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा चयन किया हुआ एक डायरेक्टर जो है वो बोर्ड के अंदर बैठे, उसको बोलेगा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। ठीक है। अच्छा जी, ये ऐसा भी हो सकता है कि सपोज 1,00,000 शेयर होल्डर है, 1,00,000 शेयर होल्डर होंगे तो उसका 1/10 करोगे तो कितना आएगा? 10,000। तो 10,000 और 1,000 विच एवर इज लोअर, तो उस केस में रिजल्ट हो जाएगा आपका 1,000। तो अगर 1,000 लोग भी ये चाह गए कि नहीं जी हम अपना शेयर होल्डर बिठाएंगे तो वो बिठा सकते हैं, लेकिन कम से कम इतने लोग राजी होने चाहिए और इनकी सहमति से एक नोटिस जाना चाहिए। हैव ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इलेक्टेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर्स। हाउएवर, अब एक तो बात होगी नोटिस की, तो नोटिस जब देंगे तब तो बिठाया जा ही सकता है, लेकिन हो सकता है कि कंपनी बहुत एथिकल है। कंपनी क्या है? बहुत एथिकल है। वो कहते हैं यार नोटिस वोटिस क्या देना, सही बात है, स्मॉल शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम खुद ही स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे, हम खुद ही, बिना किसी नोटिस के। तो सुओ मोटो भी ऐसा किया जा सकता है। हाउएवर, a listed company may opt to have a director on suo moto representing small shareholder director, and in such a case the provision given in below in point number 2 shall not apply for appointing of such director। मतलब क्या हुआ कि भैया suo moto भी ऐसा किया जा सकता है और उस केस में जो ये पॉइंट नंबर 2 है ना, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर सुओ मोटो का केस होगा तो ये पॉइंट नंबर 2 जो है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसको समझते हैं बेसिकली क्या है? ये
ऑब्वियसली इलॉजिकल हो जाएगा अगर पॉइंट 2 की हम बात करेंगे सुओ मोटो की केस में। सुओ मोटो में तो वो रिप्रेजेंटेशन मांग ही नहीं रहा, वो कही नहीं रहा जी हमें नोटिस दो। जब वो नोटिस मांग ही नहीं रहा तो सुओ मोटो में फिर नोटिस का सवाल ही कैसे आएगा, इसलिए पॉइंट नंबर 2 जो है वो इनवैलिड हो जाता है इन केस ऑफ सुओ मोटो। ठीक है सर, क्या है पॉइंट नंबर 2 जो कि अदर देन सुओ मोटो में काम आएगा? सर्विंग ऑफ नोटिस बाय स्मॉल शेयर होल्डर। ऑब्वियसली बात है जो स्मॉल शेयर होल्डर्स होंगे वो जितनी क्वांटिटी ऊपर बता दी गई पॉइंट नंबर 1 के अंदर उतनी क्वांटिटी में होने चाहिए, मतलब उतने लोग होने चाहिए और वो नोटिस सर्व करेंगे। ठीक है, स्मॉल शेयर होल्डर जो होंगे वो नोटिस सर्व करेंगे। किसको नोटिस देंगे? ऑब्वियसली लिस्टेड कंपनी को देंगे। कितने दिन के अंदर देंगे? तो कहा जा रहा है, जैसे कि आपने पीछे भी देखा था कि जब भी अपॉइंटमेंट की बात हो रही थी तो कहा जा रहा था कि भैया जो मीटिंग होगी ना, जो भी हमारी मीटिंग होगी ना, मीटिंग के 14 दिन पहले, मीटिंग के 14 दिन पहले नोटिस आ जाना चाहिए। किसके पास नोटिस आना चाहिए? हमारी कंपनी के पास, कि आप चाहते हो, आपका इंटेंशन है कि आप इस व्यक्ति को स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाना चाहते हो। तो जो भी आपका प्रपोजल है, जो भी आप प्रपोज कर रहे हो, वो आपको दे देना है 14 दिन के पहले पहले। जो भी मीटिंग होने जा रही है, चाहे वो एजीएम हो चाहे वो ईओजीएम हो, इन दोनों मीटिंग में से कोई सी भी मीटिंग हो उसके 14 दिन पहले पहले इसका एक नोटिस आ जाना चाहिए। अच्छा जी, सिर्फ नोटिस से काम चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। उसके साथ साथ कुछ डिटेल्स और मांगी गई है। क्या मांगी गई है? कि जो आप नोटिस दोगे, जिसके अंदर आप अपना इंटेंशन जाहिर करोगे, उसमें आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। ठीक है सर, और साथ ही में आपको स्पेसिफाई करना है क्या? नेम, एड्रेस, शेयर्स हेल्ड और फोलियो नंबर। मतलब कि आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, कितने शेयर्स आपने ले रखे हैं, और फोलियो नंबर किस किस का चाहिए। ये 4 इंफॉर्मेशन किस किस की चाहिए? तो उसकी भी चाहिए जिसको हम प्रपोज कर रहे हैं, और उसकी भी चाहिए जो प्रपोज कर रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात हो गई। मतलब क्या है कि सपोज करो ये सारे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स हैं, ठीक है ना, ऐसे करके बहुत सारे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हैं, ये सारे मिलके किसी एक व्यक्ति को प्रपोज कर रहे हैं कि भैया हम चाहते हैं कि ये बंदा इलेक्ट हो हमारी तरफ से एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। तो कह रहे हैं क्या कि भैया तुम जितने लोग हो ना, सब लोग जो नोटिस दोगे उसके अंदर स्पेसिफाई करोगे अपना नाम, अपना एड्रेस, कितने तुम्हारे पास शेयर्स हेल्ड है, शेयर्स तुमने कितने ले रखे हैं हमारी कंपनी के, और उसका फोलियो नंबर क्या है। और सेम यही 4 इंफॉर्मेशन आप इसकी देना। इसकी देने में देखो सिंपल सी बात क्या आ रही है कि नाम देना नॉर्मल है, एड्रेस देना नॉर्मल है। अब बात आ रही है शेयर हेल्ड। तो मतलब क्या हुआ कि इस सिनेरियो से ये समझ में आया कि जिसको हम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाना चाह रहे हैं वो शेयर होल्डर भी हो सकता है, वो शेयर होल्डर भी हो सकता है, क्योंकि उसने शेयर हेल्ड कर रखे हैं। और हम चाहते हैं कि हम अपने ही एक समूह में से एक व्यक्ति को, जो कि शेयर होल्डर भी है, उसको हम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बना दें, तो उसको भी प्रपोज कर सकते हो। और ऑब्वियसली बात है क्या होना चाहिए? फोलियो नंबर होना चाहिए। लेकिन एक चीज और ध्यान रखो कि ये जो बंदा प्रपोज किया जा रहा है एज ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, हो सकता है कि ये शेयर होल्डर ना हो। अगर ये शेयर होल्डर नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है इसके पास शेयर हेल्ड की इंफॉर्मेशन नहीं होगी और फोलियो नंबर की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो अगर ऐसा सिनेरियो है जहां पे ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो है वो इस कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ आपको नाम और एड्रेस देना है। ये दोनों जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है, इवन दो आप दे ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास है ही नहीं वो जानकारी। वही चीज कह रहा है क्या? हाउएवर इफ द पर्सन बीइंग प्रपोज्ड डज नॉट होल्ड एनी शेयर, जिसको प्रपोज किया जा रहा है अगर उसके पास शेयर्स नहीं है इन दी कंपनी, द डिटेल्स ऑफ शेयर हेल्ड एंड फोलियो नंबर नीड नॉट टू बी स्पेसिफाइड इन दी नोटिस। नीड नॉट टू बी क्या भैया? दे ही नहीं पाएंगे क्योंकि है ही नहीं इंफॉर्मेशन हमारे पास, तो उस केस में आपको इंफॉर्मेशन देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा जी, आगे देखो, जो आप नोटिस दे रहे हो उसके साथ आपको एनेक्चर में एक स्टेटमेंट और लगाना है। मतलब क्या हुआ कि आप नोटिस तो दे ही रहे हो, नोटिस के अंदर आपसे मांग लिया कि भैया वो सारी डिटेल दे दो, नाम, एड्रेस, शेयर्स हेल्ड और फोलियो नंबर दे दो, अपनी भी दे दो, जो प्रपोज कर रहे हैं और जिसको प्रपोज किया जा रहा है उसकी भी वो 4 इंफॉर्मेशन दे दो। साथ ही में आपको एक स्टेटमेंट और अनेक्स करना है नोटिस के साथ। मतलब कि अपनी जो नोटिस है उसके साथ आप एक स्टेटमेंट को और जोड़ोगे और उसके अंदर क्या चीजें लिखोगे? उसके अंदर लिखोगे कि जिसको प्रपोज कर रहे हैं उसका डिन नंबर क्या है। साथ ही में उसकी तरफ से एक आपका डिक्लेरेशन आएगा कि भैया वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है डायरेक्टर बनने के लिए अंडर दी एक्ट। मतलब जो हमारा सेक्शन नंबर 164 के अकॉर्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन दी हुई है उसको वो मेट नहीं करता और किसी भी तरीके से वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है। आपको पता ही, एक डिक्लेरेशन लिया जाता है जब कभी भी किसी को अपॉइंट करते हैं तो। और साथ ही में एक उससे कंसेंट भी लिया जाएगा कि भैया तुम बनना चाहते हो कंपनी के डायरेक्टर, इसका एक कंसेंट लेटर भी दो। क्यों? क्योंकि भैया कंसेंट लेटर का आपको परंपरा पीछे पता है कि जो बनना चाहता है वो कंसेंट लेटर कंपनी को देता है और फिर कंपनी को भी देना पड़ता है किसको? रजिस्ट्रार को। ठीक है ना, तो वो प्रोसेस यहां पे भी होगा, इसलिए कंसेंट लेटर की हमें आवश्यकता है। ठीक है सर, तो ये भी आपको एनेक्चर के साथ, नोटिस के साथ साथ जोड़ के देना है कि भैया उसका डे नंबर क्या है। एक डिक्लेरेशन देगा कि नहीं, ये वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है किसी भी तरीके से एज पर दी कंपनीज एक्ट, और कंसेंट देगा टू एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ये 3 चीजें आपको और उसके साथ संलग्न करना है, मतलब अनेक्स्ड करना है। ठीक है सर, आगे देखते हैं स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब क्या हुआ कि भैया जो भी हमारे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होते हैं ना, उसको हम कैसे कंसीडर करते हैं? उसको हम मानते हैं कि वो क्या है? एक प्रकार से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है।
ठीक है। अब अगर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो उस केस में क्या समझ में आता है आपको कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के जो भी कंडीशंस होती है, जो भी क्राइटेरिया होता है, वो भी फुलफिल करना चाहिए। सीधी सी बात है। हम कह रहे हैं कि जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होगा वो किसके बराबर है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बराबर है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए जो जो क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है वो सारे क्राइटेरिया इस स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को भी फुलफिल करने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो क्या कह रहा है? देयरफॉर ही शुड मेट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर्टेनिंग टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज गिवन अंडर सेक्शन 149(6). अपन लोग आगे चल के इसको पढ़ेंगे कि क्या ऐसे क्राइटेरिया है जो कि फुलफिल करना होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। तो जो भी क्राइटेरिया दिया हुआ है सेक्शन 149(6) के अंदर वो फुलफिल करना पड़ेगा इस बेचारे को भी। अच्छा जी। एंड शुड गिव अ डिक्लेरेशन ऑफ हिज इंडिपेंडेंस, मतलब कि एक और डिक्लेरेशन देगा। ये डिक्लेरेशन हो गया, ये कंसेंट हो गया, उसके बाद क्राइटेरिया मीट करेगा वो अलग, दिन देगा वो अलग। साथ ही में एक डिक्लेरेशन और देना पड़ेगा कि हाँ जी मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं किसी भी बायस तरीके से कोई भी एक्टिविटी नहीं करूंगा या कोई भी डिसीजन वगैरह में अपनी वोटिंग वगैरह नहीं दूंगा। मतलब अपने इंडिपेंडेंस को प्रूव करने के लिए वो डिक्लेरेशन देगा जो कि मांगा जाता है अंडर सेक्शन 149(7). मतलब क्या हुआ कि बेटा तुम दिन दो, तुम ये डिक्लेरेशन दो कि तुम डिस्क्वालिफाइड नहीं हो, तुम कंसेंट दो, तुम 149(6) को मेट करते हो, इसके बारे में हमें बताओ। मतलब उस सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मेट करना पड़ेगा और 149 सबसेक्शन 7 के अंदर जो डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो भी तुमको देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तुम जो डायरेक्टर हो वो एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो। ठीक है। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो होते हैं वो ट्रीट किए जाते हैं एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है सर। नाउ अब बात आती है एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 152। सर सेक्शन 152 किस चीज का था? सेक्शन 152 था अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का। तो क्या 152 जो है वो एप्लीकेबल होगा इस केस में भी? मतलब जब हम अपॉइंटमेंट कर रहे हैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स का तो उस केस में भी क्या सेक्शन 152 एप्लीकेबल होगा? हाँ जी बिल्कुल एप्लीकेबल होगा, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ, मतलब कुछ एक्सेप्शंस के साथ। क्या एक्सेप्शंस है? नंबर 1, जैसे कि आपने देखा कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो आपको पता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो कभी भी रिटायर बाय रोटेशन नहीं होता। ये हमने एक्सेप्शन पीछे पढ़ लिया है 152 के सबसेक्शन 6 के अंदर। तो जब हम कह रहे हैं कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो होगा वो लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन नहीं होगा। लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन नहीं होगा। ठीक है सर, ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद कि ये जो डायरेक्टर को हम अपॉइंट करेंगे इसका टेन्योर कितना होगा? तो इसका टेन्योर होगा 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। मतलब कि मैक्सिमम 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए ही हम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, उससे ज्यादा के लिए नहीं कर सकते। और एक बार इसका ये टेन्योर एक्सपायर हो गया तो सच डायरेक्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ऐसा नहीं है कि जी 3 साल पूरे हो गए, 3 साल पूरे हो गए इसके बाद फिर से इसको रीअपॉइंट कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बार 3 साल इसका पूरा हो गया तो उसको इसके बाद रीअपॉइंट नहीं कर सकते। कितने साल तक नहीं कर सकते? तो अभी हम आगे देखेंगे कि अगले 3 साल तक इसको कूलिंग पीरियड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कूलिंग पीरियड कहते हैं कि किसी ने अपना 3 साल पूरा कर लिया तो उसके बाद अगले 3 साल तक उसको दोबारा अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ये 3 साल का कूलिंग पीरियड खत्म हो जाएगा तो वो बंदा फिर से एलिजिबल हो सकता है फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है सर। नाउ एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 164 की एप्लीकेबिलिटी आएगी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। कह रहा है क्या? अ पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इफ ही इज नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। 164 बेसिकली क्या बात करता है? डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। तो कह रहे हैं कि अगर कोई सा बंदा ऐसा है जो कि एज पर सेक्शन 164 डिस्क्वालिफाइड है तो उसको हम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कतई नहीं बना सकते, कतई नहीं बना सकते। तो कहने का सिंपली मतलब क्या हुआ कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के ऊपर भी सेक्शन नंबर 164 एप्लीकेबल होता है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के ऊपर भी सेक्शन नंबर 152 एप्लीकेबल होता है विद 3 एक्सेप्शन जो कि यहां लिखी गई थी। ठीक है सर। आगे देखो वैकेशन ऑफ ऑफिस। वैकेशन ऑफ ऑफिस को लेके क्या बातें लिखी गई है कि आप पर्सन अपॉइंटेड एज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर शैल वैकेट द ऑफिस। बताओ जी कब ऑफिस आपको खाली करना पड़ेगा? अगर आप 164 मेट कर जाओगे, 164 में डिस्क्वालिफिकेशन है, अगर आप किसी भी तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन मेट कर जाओगे तो आपको ऑफिस छोड़ के जाना पड़ेगा। 167 बेसिकली बात करता है ऑफिस वैकेंट करने के ऊपर कि कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे, कुछ ऐसे फैक्टर्स दिए गए हैं जो कि अगर किसी पर्सन को, किसी डायरेक्टर्स के ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं तो उसको ऑफिस वैकेंट करना पड़ जाता है। तो अगर 167 वाले पॉइंट्स आपके ऊपर अट्रैक्ट हो गए तो भी आपको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। ठीक है सर। उसके बाद जो आपके 149 सबसेक्शन 6 के अंदर जो इंडिपेंडेंस के क्राइटेरिया दिए गए थे जिसको मेट करते हुए आप बने थे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, अगर वो सीजेस टू मेट हो जाएगा, मतलब कि जो भी क्राइटेरिया थे वो अब अगर आप मेट नहीं करते हो तो भी आपको ऑफिस छोड़ के जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है? 164 मेट नहीं करोगे ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, 167 मेट नहीं करोगे ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, और 149 सबसेक्शन 6 मेट नहीं करोगे तो ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। ये डिस्क्वालिफिकेशन का, ये वैकेशन ऑफिस का है और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो अगर ये भी आप मेट नहीं करते हो, मतलब स्टार्टिंग में तो आप मेट ऑब्वियसली करते होगे तभी आप अपॉइंट हुए थे, लेकिन अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर
होल्डिंग ऑफिस, अगर आप इसको वायलेट कर देते हो इन सेक्शंस को, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको ऑफिस छोड़ के जाना पड़ेगा। नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स, इसका मतलब क्या है कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो है वो एक बंदा कितनी कंपनीज में हो सकता है, एक बंदा कितनी कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है। तो कहा जा रहा है भैया ज्यादा से ज्यादा 2। मतलब क्या हुआ कि एक ये पर्सन है मिस्टर राम, ठीक है, ये एक एबीसी लिमिटेड के अंदर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकते हैं, और साथ ही में किसी पीक्यूआर लिमिटेड के अंदर भी ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। एक टाइम पे ये मिस्टर राम जो है वो एबीसी लिमिटेड और पीक्यूआर लिमिटेड में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकते हैं स्मॉल शेयर होल्डर की। लेकिन ध्यान क्या देना है कि कभी भी सपोज करो ये एबीसी लिमिटेड में पहले बना, फर्स्ट इसने जो होल्ड की डायरेक्टरशिप वो किसमें करी, एबीसी लिमिटेड में। उसके बाद जब इसको होल्ड करना है पीक्यूआर लिमिटेड में, तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी तरीके से जो इसका बिजनेस है और जो इसका बिजनेस है वो आपस में कॉम्पिटिंग नेचर का नहीं होना चाहिए, आपस में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो वो इसके अंदर डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है सर, तो मतलब क्या है कि कह रहे हैं कि भैया तुम 2 कंपनी के अंदर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकते हो, बस शर्त ये है कि दोनों जो कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस होगा वो आपस में कॉम्पिटिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम इसके रहस्य फिर इसको बता सकते हो, इसके रहस्य इसको बता सकते हो, तो वो दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भैया सेकंड कंपनी, फर्स्ट तो आपने ज्वाइन कर ली, सेकंड कंपनी ज्वाइन करते हुए आपको ध्यान रखना है कि ये किसी भी तरीके से आपस में कॉम्पिटिंग या कॉन्फ्लिक्ट नेचर का नहीं होना चाहिए। कूलिंग पीरियड मैंने आपको पहले बता दिया था कि भैया किसी को अगर अपॉइंट किया गया है तो 3 साल तक तो वो डायरेक्टर रहेगा, उसके बाद वो रिटायर हो जाएगा, दोबारा से रीअपॉइंट नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, अगले और 3 साल तक। 3 साल इसका कूलिंग ऑफ पीरियड है, उसके बाद फिर से वो बंदा एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट हो जाएगा। तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर शैल नॉट बी अपॉइंटेड इन और टू बी एसोसिएटेड विद सच कंपनी इन एनी अदर कैपेसिटी ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years from the date on which he ceases to hold the office as a small shareholder director in the company। मतलब 3 साल पूरा हुआ, यहां पे इसकी जो ऑफिस होल्ड करने की जो राइट थी वो खत्म हो गई, मतलब यहां पे वो सीजर्स टू होल्ड दी ऑफिस हो चुका है। तो इसके बाद कितने साल तक ये कूलिंग पीरियड चलेगा, तो अगले 3 साल तक ये दोबारा उससे कंपनी से किसी भी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकता है, किसी भी कैपेसिटी के अंदर, ना ही डायरेक्टरशिप में, ना ही किसी और कैपेसिटी में भी इस कंपनी से एंगेज हो सकता है। कितने साल तक, 3 साल तक। और ये 3 साल एक बार पूरे हो जाएंगे तो अगेन वो दोबारा एलिजिबल हो जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट एज ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर और एनी अदर कैपेसिटी टू बी द पार्ट ऑफ दैट कंपनी। ठीक है सर, तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 151। बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, जिसके ऊपर काफी मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस बन जाया करते हैं। तो ये हमने रैप अप कर लिया। अगला सेक्शन देखेंगे सेक्शन नंबर 161। 151 से जाएंगे हम किस पे, 161 से, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारा सेक्शन है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड स्टे मोटिवेटेड।